चैप्टर हो गया फिजिक्स का महाविद्यालय पदार्थ का सामान्य गुण यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें सबसे पहले दाब पढ़ना है। तो दाब को कहते हैं तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, दाब बराबर फार्मूला कुछ होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि देखो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा कुछ होता है तो बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो है ना न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, फार्मूला दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा, दाब का इसका जो परिभाषा दिया था वो पास्कल दिया था, इस चलते इसके सम्मान में दाब का ऐसा ही मात्रक कुछ होता है तो पास्कल भी होता है। ठीक है, और दाब का बीमा कुछ होता है तो यम यल के पावर -1 टी के पावर -2 यम यल स्क्वायर यम यल के पावर -1 टी के पावर -2 यम यल के पावर -1 टी के पावर -2 हो गया दाब का बीमा। ठीक है, अच्छा तो देख लो दाब को जो होता है तो दाब जो है वो क्षेत्रफल का व्युत्क्रमाणु है। दाब जो है क्षेत्रफल का क्या होता है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि कुछ होगा कि दाब को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल घटेगा। ठीक है, और दाब को घटाएंगे तो क्षेत्रफल कुछ हो जाएगा बढ़ेगा, है ना। तो यही चलते चाकू एवं काटी को नुकीली बनाई जाती है, काहे कि क्षेत्रफल घटेगा तो दाब कुछ हो जाएगा बढ़ेगा, है ना, तो काटने में और आसानी होगी। और देखो मानव कीचड़ पर पटरी रखकर पार होता है ना, काहे कि क्षेत्रफल बढ़ने के कारण दाब घट जाता है। अब देखो भारी वाहनों का टायर मोटा बनाया जाता है, काहे ताकि क्षेत्रफल बढ़ सके और लगने वाला दाब कम हो जाए, है ना। ऊँट रेगिस्तान में दौड़ पाता है, काहे कि ऊँट का जो पैर होता है हल्का चौड़ा टाइप के होता है, तो जिसके कारण उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो लगने वाला दाब कम जाता है ना, यही चलते ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब देखो ट्रेन की पटरियों के नीचे सीमेंट का स्लीपर लगाया जाता है, काहे कि ताकि क्षेत्रफल बढ़ जाए जिससे लगने वाला दाब घट जाए, है ना, और पटरियां जो है नीचे नहीं दबे। तो अब देखो मानव लेट जाता है तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, दाब घट जाता है ना। अब आगे देखो पढ़ते हैं तो एक होता है दाब, एक होता है प्रतिबल। तो दाब और प्रतिबल कुछ ही होता है। तो देखो अगर बाहर के बल के कारण दबाव लगता है तो उसको दाब बोलते हैं, है ना, और अगर आंतरिक बल के कारण जो दाब लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं, है ना। दोनों का फार्मूला सेम होता है, दाब बराबर भी बल बटा क्षेत्रफल और प्रतिबल बराबर भी बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो जब फार्मूला सेम है तो ये SI मात्रक भी सेम होगा, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर अब पास्कल, इसका भी प्रतिबल का भी कुछ हो जाएगा SI मात्रक, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर और पास्कल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दाब कुछ हो गया तो जैसे गाल को अगर हम दबा देंगे तो कुछ हो गया दाब लगा, है ना, तो कुछ बाहरी बल लगा ना तो कुछ हो गया दाब, लेकिन ओकर बाद कुछ हो जाएगा कि गलवा जो है अपने से फूल जाएगा, है ना। तो वो जो फूल गया तो कैसे फूल गया, अंदर से बल लगा रहा है तो कुछ हो गया प्रतिबल हो गया, है ना। अब देखो स्प्रिंग को कुछ है, स्प्रिंग को ऐसे करके दबा दिए तो कुछ हो गया दाब हो गया, है ना, लेकिन स्प्रिंग जो है दबाने के बाद कुछ है कि वापस ऐसे आ जाएगा तो कुछ हो गया प्रतिबल, है ना। तो दाब जो होता है वो बाहरी बल के कारण लगता है दबाव, और प्रतिबल कुछ होता है तो आंतरिक बल के कारण जो दबाव लगता है वो हो जाता है प्रतिबल हो जाता है। ठीक है, अब दाब और प्रतिबल दोनों को चाहिए तो अदिश राशि है, दाब और प्रतिबल दोनों अदिश राशि है। ठीक है, अब देखते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का मतलब कुछ हो गया एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, तो देखो वायु के विभिन्न परतों के कारण जो दाब लगता है उसको क्या कहते हैं, तो वायुमंडलीय दाब कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, और इसका ये वायुमंडलीय दाब का जो SI मात्रा का कुछ होता है बार होता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब को बार में नापा जाता है। ठीक है, तो एक वो एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है तो 10 के पावर 5 पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है तो 10 के पावर 5 पास्कल होता है। तो अच्छा, तो एटमॉस्फेयर कौची में नापा जाता है तो बार में नापा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है, एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है ना। लेकिन अगर एग्जैक्ट मान की बात करेंगे कि एक बार बराबर कितना होता है तो देखो 1013.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार, एक बार बराबर 1013.25 मिलीबार होता है। ठीक है, अब देखो वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेयर नापने का यंत्र कौची है तो बैरोमीटर, यानी कि वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से नापा जाता है, और बैरोमीटर में कौची भरा रहता है तो पारा भरा रहता है, बैरोमीटर में पारा भरा हुआ रहता है। ठीक है, और कितना रहता है तो 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm, 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm। ठीक है, अब देखो बैरोमीटर की खोज किसने किया था तो टोरसेली ने बैरोमीटर का खोज किसने किया था, टोरसेली ने, है ना। बैरोमीटर का खोज किसने किया था तो टोरसेली ने। ठीक है, अब देखो बैरोमीटर से देखो 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कौन पूछता है कि देखो बैरोमीटर का जब पारा धीरे धीरे नीचे आएगा तब कुछ होगा तो थोड़ा थोड़ा बारिश होगा। मीटर का पारा जब धीरे धीरे नीचे आ रहा है तब कुछ होगा तो थोड़ा थोड़ा बारिश होने का संभावना है, यानी कि कह सकते हैं कि थोड़ा आर्द्र मौसम। ठीक है, अब देखो अगर बैरोमीटर का पारा अचानक से नीचे गिर जाए, बैरोमीटर का पारा जो है वो अचानक से नीचे गिर जाए, इसका मतलब कुछ अचानक से नीचे गिर रहा है मतलब आंधी तूफान और बारिश, आंधी तूफान बारिश मतलब कि हम कह सकते हैं अधिक आर्द्रता। ठीक है, अब देखो जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है इसका मतलब कुछ है साफ मौसम है ना, और सूखा मौसम है। ठीक है, और अगर अचानक से बैरोमीटर का पारा ऊपर उठे इसका मतलब कुछ ही इसमें भी साफे मौसम रहेगा लेकिन इसमें ज़्यादा शुष्क रहेगा, है ना, यानी कि बढ़िया धूप उगेगा। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। आगे देखा जाए
अब देखो, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई से ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं तो कुछ करते हैं, धीरे कुछ ना कुछ जो है परतों को छोड़ते जाते हैं वायुमंडलीय परत को, यानी कि ऊंचाई पर जाते हैं तो कुछ होगा, वायुमंडलीय दाब कम होता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है ना। अब देखो, दाब जो होता है वो समानुपाती होता है क्वथनांक के। क्वथनांक का मतलब कुछ होगा बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जहां पर चीजें खौलना प्रारंभ करती है पानी, है ना। तो दाब समानुपाती होता है क्वथनांक का, यानी कि दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। ठीक है, तो दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, दाब घटेगा तो क्वथनांक घटेगा। ठीक है, अब देखो ऊंचाई पर जाने पर कुछ होता है, तो ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। अब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा, क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती है, तो क्वथनांक भी घटेगा। अब क्वथनांक घटेगा तो बाष्पीकरण का दर कुछ हो जाएगा, तेज हो जाएगा। यानी कि अगर पहले पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर देखो खोलता है ना, और वही अगर पहाड़ पर ले जाकर खाना बनावेंगे तो 100 से कमे पर खोलने लगेगा, यानी कि क्वथनांक जो है घट जाएगा। तो 100 से कम कितना पर, मान लीजिए कि 80 पर खोले लगेगा, है ना। तो कुछ हो जाएगा कि जल्दी जल्दी पानी जो है देखो 100 पर ज़्यादा गर्म होता, 80 पर पानी कम गर्म है ना। तो खाना बनाने में कुछ होगा, प्रॉब्लम होगा, है ना। अब बाष्पीकरण की दर कुछ हो जाएगी, तेज हो जाएगी, है ना। यानी कि पानी जो है भाप बन के उड़े लगेगा। ठीक है, अब देखो प्रेशर कुकर की बात करेंगे तो प्रेशर कुकर में कुछ ही रहता है, दाब ज़्यादा रहता है। दाब ज़्यादा रहता है तो क्वथनांक भी कुछ होगा, ज़्यादा होगा। तो मान लिया जाए कि ये पानी तो है जो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, उसके बाद तो गर्म हो ही नहीं सकता है ना। हालांकि उड़े लगे भाप बन के, लेकिन 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता। तो अगर मान लिया जाए कि पहले पानी 100 डिग्री पर उगल रहा था, और अगर उसको हम प्रेशर कुकर में डाल दिए तो अब 100 से ज़्यादा पर उगलेगा, यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस पर उगलेगा, है ना। अब देखो 100 डिग्री से ज़्यादा होगा कि नहीं, 110 डिग्री, यानी कि ज़्यादा गर्म होगा, है ना। तो इसमें तो कुछ हो जाएगा, खाना जल्दी पकेगा, काहे कि दाब ज़्यादा होने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है प्रेशर कुकर के। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन सिलेंडर से 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कोची ऑक्सीजन सिलेंडर में। एगो पर्वतारोही, यानी कि पर्वत पर जो व्यक्ति चढ़ता है तो कुछ हो गया पर्वतारोही, एगो हो गया गोताखोर, यानी कि जो पानी में डुबकी लगाता है, कुछ हो गया गोताखोर, और फिर हॉस्पिटल में जो आईसीयू में भर्ती रहता है। तो जो पर्वतारोही है, हम बोले ना कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन भी कमता है ना, और कुछ होता है कि वायुमंडलीय दाब भी घटता है। तो पर्वतारोही जब ऊपर जाएगा तो कुछ लेके जाता है, तो ऑक्सीजन तो लेके जेबे करता है, साथ में हीलियम लेके जाता है। ऑक्सीजन तो लेके जेबे करता है, साथ में हीलियम गैस लेके जाता है ना। अब गोताखोर, तो गोताखोर से 2 क्वेश्चन, एगो कम गहराई पर, एगो ज़्यादा गहराई पर। तो जब गोताखोर कम गहराई पर जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस लेके जाएगा, कम गहराई पर जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस लेके जाएगा, और ज़्यादा गहराई पर जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेके जाएगा। और हॉस्पिटल में भी कुछ लगा रहता है मरीज को, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम ही लगा रहता है। तो देखो सबके साथ ऑक्सीजन के साथ हीलियम है, खाली एगो जो गोताखोर है उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन है ना। हालांकि इसमें भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम रख सकते हैं कम गहराई में भी, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन अगर ज़्यादा गहराई में इसको नाइट्रोजन गैस लेके जाएंगे तब कुछ होता है, जो है अभिक्रिया कर लेता है और शरीर में फोड़ा फोड़ा टाइप के होने लगता है ना, बड़ा बड़ा कुंभिनियन हो जाएगा। तो ये चलते ज़्यादा गहराई में हीलियम को ही लेकर जाता है, काहे कि अक्रिय गैस है। तो देखो सब में ऑक्सीजन प्लस हीलियम है, खाली कम गहराई में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन है। ठीक है, अब आगे देखो ऊंचाई बढ़ने पर कुछ होता है, तो ऊंचाई बढ़ाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, जाहिर सी बात है। अब वायुमंडलीय दाब कब होगा तो ऑक्सीजन भी कमेगा, काहे कि कुछ ना कुछ ऑक्सीजन को छोड़ते गए तो ऑक्सीजन भी कम होगा। लेकिन रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, काहे कि हीमोग्लोबिन जो है दोस्ती करना चाहता है किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल ऊपर जाने पर कम हो गया है ना। तो हीमोग्लोबिन अपना संख्या बढ़ा लेता है कि भाई ऑक्सीजन के खोजो। अब देखो ऊंचाई में जाने पर फाउंटेन पेन की स्याही निकाल दी जाती है, काहे कि ऊंचाई में जाने पर कुछ होता है, वायुमंडलीय दाब घटता है और अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है ना। तो जिसे ऊंचाई में जाने पर फाउंटेन पेन की स्याही निकाल दी जाती है। अब देखो ऊंचाई में जाने से नाक से खून आने लगता है, काहे कि हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड का शरीर का जो दाब है वो तो सेम है, लेकिन ऊंचाई पर जाने से कुछ वायुमंडलीय दाब घट गया और अंदर का दाब जो है बरियार हो जाता है, तो इससे नाक से खून आने लगता है। अब देखो लाश भारी हो जाता है, काहे कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका बीपी कितना हो जाता है, शुरू हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर तो शून्य हो गया। लेकिन अब देखो यानी कि अंदर का दाब तो खत्म हो गया ब्लड प्रेशर शून्य होने का, वायुमंडलीय दाब उस पर कस के लगेगा, तो वायुमंडलीय दाब जो है उस पर ज़्यादा लगेगा, जिससे लाश भारी हो जाता है। ठीक है, अब देखो द्रव के अंदर का दाब की बात करेंगे कि द्रव के अंदर का दाब क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक। तो द्रव के दाब के लिए फार्मूला होता है P बराबर HdG, द्रव के दाब के लिए फार्मूला होता है यानी प्रेशर बराबर HdG, है ना। तो द्रव का दाब का फार्मूला HdG, जहां पर P से प्रेशर है, H कोची है तो हाइट है यानी कि इसको गहराई बोलते हैं, और D से डेंसिटी यानी कि घनत्व हो गया, G से ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व, ये त्वरण हो गया। ठीक है, अब देखो कोची होता है, इसमें बटे में कुछ है नहीं, तो सब एक दूसरे के कोची है समानुपाती है, सब एक दूसरे के समानुपाती है, यानी कि
दाब के समानुपाती है कुछ गहराई, यानी कि गहराई बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, घनत्व बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण भी बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, यानी सब एक दूसरे के समानुपाती है। ठीक है, अब देखो कुछ होता है जिसका घनत्व कम होता है वो तैरता है, और जिसका घनत्व ज़्यादा होता है यानी कि वो भारी होगा तो कुछ हो जाएगा, डूबेगा, है ना। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसमें तैरेगा। ठीक है, अब देखो द्रव अपनी पेंदी में अधिक दाब लगाता है, द्रव जो है अपनी पेंदी में अधिक दाब लगाता है, यही कारण है कि बांध की दीवारें नीचे से मोटी बनाई जाती है। तो द्रव अधिक दाब कहाँ लगाता है, तो पेंदी में लगाता है। ठीक है, अच्छा देखो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, तो पहले ही पढ़े कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, लेकिन द्रव का दाब बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब तो घटेगा, लेकिन ऊंचाई बढ़ने पर ना द्रव का दाब जो है बढ़ता है। ठीक है, इसी कारण पानी का टंकी जो है ऊपर लगाया जाता है। अब जैसे देखो ये कोई पात्र हो गया, ठीक है, अभी जो पात्र हो गया, एक छेद यहाँ पर है, एक छेद यहाँ पर, तीनों से पानी निकल रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा गहराई कहाँ है, यहाँ है, तो बोले ना कि गहराई यानी कि एच का मान बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर से पानी कहाँ बिगेगा, यहाँ, उससे कम यहाँ, और उससे भी कम यहाँ बिगेगा। ठीक है, तो गहराई बढ़ने से कुछ होता है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। अब देखो ये जो है द्रव का दाब जो है यानी कि प्रेशर जो है वो पात्र के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो गहराई पर डिपेंड करता है ना, साइज उस फार्मूला में नहीं, तो फिजिक्स में फार्मूले के हिसाब से तो चलनी है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखो इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ अथी घनत्व की अगर बात करेंगे तो देखो पानी का घनत्व कम होता है दूध से, पानी का घनत्व जो है कम होता है दूध से, यानी कि दूध ज़्यादा गाढ़ा है तो घनत्व उसका ज़्यादा हुआ। दूध से भी दूध जो है कम घना होता है शहद से, यानी कि ज़्यादा घनत्व किसका हो गया, दूध में और शहद में, तो शहद का ज़्यादा घनत्व हो गया। और शहद और पारा में ज़्यादा किसका किसका घनत्व होगा, तो पारा का घनत्व ज़्यादा होता है शहद से। ठीक है, अब देखो 200 मीटर की पाइप की ऊंचाई, एक द्रव का घनत्व 3 kg मीटर प्रति क्यूब डले है, तो द्रव दाब ज्ञात कीजिए। तीला फार्मूला P बराबर ये डी जी, तो 20 गुने 3 गुने और गुरुत्वीय त्वरण का मान 10, तो 20 3 4 600 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है। आगे देखते हैं। अब देखो बुलबुले का दाब कौन सी होता है, तो पीछे देखना है, आगे एक सेकेंड। हाँ, अब देखो बुलबुले का दाब कौन होता है, तो देखो बुलबुले के अंदर का दाब बाहर के जल के दाब से अधिक होता है। बुलबुला का जो अंदर का दाब होता है ना वो बाहर जल के दाब से कौन होता है, अधिक होता है ना। तो यही कारण छोटे बुलबुले का दाब कम होता है, जो छोटका बुलबुला उसमें कम हवा भरल है तो उसका दाब कौन कम है, इसलिए वह नीचे बैठ जाता है। जबकि बड़ा वाला बुलबुला है उसके अंदर ज़्यादा गैस बढ़ा हुआ है तो उसका दाब कौन होता है, अधिक होता है, इसीलिए बड़ा बुलबुला जो है उस सतह पर जल्दी आ जाता है, यानी कि ऊपर की ओर जल्दी आएगा, काहे कि उसका अंदर से ज़्यादा प्रेशर मार रहा है। ठीक है, और जब बुलबुला ऊपर आ जाता है तो दाब घटने के कारण आकर कोची होने बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे फिर कोची होता है, फूट जाता है। यानी कि जैसे जैसे बुलबुला ऊपर आवेगा तो कुछ हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कमेगा, यानी कि वो कमजोर होगा और अंदर वाला दाब मजबूत होगा, और धीरे धीरे बड़ा होते होते कुछ होगा, बुलबुला फूट जाएगा। ठीक है, अब देखो गुब्बारे का दाब सेम बुलबुले के दाब के जैसा होता है, तो गुब्बारे के अंदर का दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है ना। तो इसके कारण ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब घटता है, तो ऊंचाई पर जाएगा तो वायुमंडलीय दाब घटेगा और गुब्बारे के अंदर का दाब कुछ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, बढ़ेगा, और गुब्बारा धीरे धीरे बड़ा होते होते कुछ हो जाएगा, फूट जाएगा। ठीक है, अब देखो पाइप का अंदर की दाब करेंगे तो पाइप में दाब जो है उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पाइप में दाब जो है उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कुछ होगा कि क्षेत्रफल अगर घटेगा है ना तो दाब बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा, है ना। और क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तब कुछ हो जाएगा, दाब घटेगा। यानी कि देखो क्षेत्र ये ऐसे पाइप है, अब पाइपा को ऐसे करके दबा दिए तो पन्नी वाला पाइपा तो कुछ क्षेत्रफल कम गया, तो क्षेत्रफल कम गया तो दाब बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा दूर तक फोर्सिंग मारेगा। तो देखो घर ऊर्ध्वे लगी रहता है तो इसको दाब देते हैं ताकि क्षेत्रफल कम हो जाए और दाब बढ़ जाए, जिससे फोर्सिंग कस के मार सके, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती है। आगे देखा जाए। अब देखो पास्कल का नियम कुछ ही होता है, तब पास्कल के नियम के लिए तो पहला अथी है कि कुछ ही कि यह बंद बर्तन पर लगता है। पास्कल का नियम कहाँ लगता है, तो जब बर्तन हो, है ना। अब देखो एक जगह जितना दबाव लगाते हैं पूरे बर्तन पर उतना ही दबाव लगाता है। मान लिया जाए कि ये देखो अगर एक बोतल टाइप के ले लिए, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ पर मान लिया जाए कि हम कुछ बल लगा रहे हैं, तो देखो यहाँ पर बल लगा रहे हैं, अब पानी अगर इसमें भरा हुआ है पानी लबालब, तो देखो मान लिया जाए कि 1 न्यूटन का बल यहाँ लगा रहे हैं ना, तो सब जगह बराबर बल लगेगा, साबुत दिशाओं में सब जगह 1 न्यूटन का बल लगेगा, है ना। तो इसके लिए पहला कंडीशन पास्कल के लिए कुछ है कि यह बंद बर्तन पर लगता है और यह जितना दाब लगाओगे वो पूरे बर्तन पर लगता है ना, अर्थात दाब जो है सभी दिशाओं में बराबर लगता है ना। तो अच्छा पास्कल के नियम के फायदा क्या है, तो कम बल लगाकर ज़्यादा काम किया जा सकता है। पास्कल का नियम के लिए क्या है कि कम बल लगाकर ज़्यादा काम किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो पास्कल के सिद्धांत पर कौन कौन सा यंत्र जो काम करता है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक ले लो, हाइड्रोलिक प्रेस ले लो, है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट ले लो, तो हाइड्रोलिक से जितना संबंधी है सब पास्कल का नियम। ठीक है, फिर जेसीबी हो गया, पास्कल के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। हवा भरने वाला पंप हो गया, पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है ना। वाहन का ब्रेक जो हो गया वो कुछ हो गया, पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अब देखो
घनत्व यानी कि डेंसिटी देखते हैं। तो घनत्व यानी कि डेंसिटी, इसको सघनता भी बोलते हैं ना। कोई चीज़ कितना घना है उसी को क्या बोलते हैं, घनत्व। यानी कि देखो सेम पात्र में मान लिया जाए कि इतना को पात्र है, इतना को पात्र है, दोनों अगर सेम पात्र है तो एगो में सोना ले लिए, एगो में लोहा ले लिए, तो सोनमा जो है वो ज़्यादा भारी लगेगा लोहा से, है ना, जबकि सेम पात्र में लिए। इसका मतलब कुछ ये कि सोना जो है ज़्यादा घना है किससे, तो लोहा से, है ना। तो यही हो जाता है घनत्व। तो घनत्व को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। घनत्व बराबर फार्मूला द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर फार्मूला कुछ हो जाता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसका यह सही मात्रक की बात करेंगे तो द्रव्यमान का केजी, आयतन का मीटर का, तो केजी बटे मीटर क्यूब, यानी कि केजी प्रति मीटर क्यूब हो गया यह सही मात्रक, ठीक है। घनत्व कैसा है, तो अदिश राशि है। घनत्व कैसा है, अदिश राशि है, ठीक है। अब देखो घनत्व जो है वो मात्रा और द्रव्यमान बदलने पर घनत्व नहीं बदलता है। तो पूछता है क्वेश्चन में कि कौन सा है जो है वो द्रव्यमान बदलने पर नहीं बदलता है, तो घनत्व जो है द्रव्यमान बदलने पर नहीं बदलता है। जैसे कि मान लिया जाए कि लोहा है, तो लोहा को अगर तोड़ देंगे तो द्रव्यमान तो इसका बदल गया, मतलब वजन तो इसका चेंज हो गया, लेकिन बताओ ये अगर हार्ड था तो नरम हो जाएगा, नहीं, घनत्व इसका नहीं बदलेगा, ठीक है। यानी कि जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो घनत्व की बात करेंगे तो पानी का घनत्व कम होता है दूध से, दूध का घनत्व कम होता है शहद से, शहद का घनत्व कम होता है पारा से। यानी कि ज़्यादा घनत्व किसका हो गया, पारा का, ओकर बाद शहद का, ओकर बाद दूध का, ओकर बाद पानी का। यानी कि जो जितना घना है उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा रहेगा। फिर देखो लोहा और पारा में लोहा का घनत्व कम होता है पारा से, ठीक है। पानी और तेल में पानी का घनत्व ज़्यादा होता है तेल से, तो तेलवा का घनत्व कम है तभी तो देखो पनिया पर छपला जाता है ना, क्या कि जिसका घनत्व कम होता है कुछ होता है तैरता है, ठीक है। और लकड़ी और जल में देखो कोची, तो लकड़ी का घनत्व कम होता है जल से, तभी तो लकड़ियाँ तैले रखता है जल में। अब देखो अंडा और पानी में, तो अंडा का घनत्व ज़्यादा होता है पानी से, तभी तो पनिया में अंडा डालते हैं तो डूब जाता है, काहे कि अंडा का घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर पानी में नमक मिला देंगे तब कुछ होगा, तो पानी में नमक मिला देंगे तो पनिया का घनत्व जो है वो कम हो जाएगा अंडा से, है ना। अब अंडा कुछ हो जाएगा अथी पानी का, इसका पानी में नमक मिला देंगे तो इसका घनत्व जो है अंडा से ज़्यादा हो जाएगा। अब अंडा का घनत्व कम हो गया, पानी नमक का ज़्यादा हो गया, तो अंडा जो है उस पर तैरने लगेगा, ठीक है। अब देखो एगो मृत सागर है, तो मृत सागर में ना चीज जीव जंतु नहीं रहता है, काहे कि मृत सागर का जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है, तो इसमें शरीर डूबता नहीं है ना। तो मृत सागर का जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है किससे, तो हम लोग के शरीर से, ठीक है। अब देखो नदी या समुद्र में बात करेंगे तो नदी का घनत्व कम होता है किससे, समुद्र से। यानी कि समुद्र का घनत्व ज़्यादा होता है नदी से, तो यही कारण है कि समुद्र में तैरना आसान होता है नदी की अपेक्षा, का है कि समुद्र का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है किससे, नदी से। नदी का घनत्व कम होता है। इसका मतलब कुछ ही है कि नदी से नाव जब समुद्र में जाएगा, है ना, तो समुद्र का घनत्व ज़्यादा है, तो इसका मतलब कुछ ही है कि ऊपर उठ के नाव तैरेगा, कैसे, ऊपर उठ के तैरेगा, ठीक है। अब अगर समुद्र से नदी में जाएगा, है ना, तो ज़्यादा घनत्व से कम घनत्व में जा रहा है, तो नाव कुछ ही है तो नीचे जाकर तैरेगा, नाव जो है नीचे जाकर तैरेगा, ठीक है। अब देखो नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, इसका कारण कुछ ही है कि समुद्र का घनत्व जो है ज़्यादा होता है किससे, तो नदी से, ठीक है। अब देखो घनत्व अगर कम रहेगा तो आयतन ज़्यादा रहेगा, है ना। यानी कि देखो घनत्व जब कमेगा तो आयतन बढ़ेगा, घनत्व जब कमेगा तो आयतन बढ़ेगा। अब आयतन को बढ़ावेंगे तो घनत्व कुछ होगा, कमेगा। जैसे देख लो अभी इसका आयतन ज़्यादा है, इसका आयतन कम करेंगे, मुट्ठी बांध लिए तो देखो आयतन कम हो गया लेकिन घनत्व बढ़ गया, ठीक है। अब देखो इसका कुछ हो जाएगा, आयतन बढ़ा लिए तो देखो घना कम नहीं है तो घनत्व कुछ हो गया, कम हो गया, है ना। तो एक दूसरे का कुछ होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, घनत्व और आयतन एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब देखो जहाज़ों को तैराने के लिए खोखला बनाया जाता है ताकि आयतन बढ़ सके और घनत्व कम हो जाए। जहाज जो है वो तैरने के लिए क्या करते हैं, खोखला बनाते हैं। खोखला बनाने से कुछ हो जाएगा, आयतन बढ़ेगा। अब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तो तैरेगा, ठीक है। अब देखो मलाई, क्रीम और घी, ये सबको तीनों को होता है तो दूध में होता है, तो इसका मलाई, क्रीम, घी का घनत्व जो होता है कम होता है किससे, दूध से, तभी तो ये तैरता है ना। अब देखो जब मलाई, क्रीम, घी निकाल लेंगे तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा, काहे कि जिसका कम था वो तो निकाल लिए तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। और अगर मलाई, क्रीम और घी को डाल देंगे तो दूध का घनत्व जो है कुछ हो जाएगा तो घट जाएगा, ठीक है। अब देखो बर्फ का घनत्व कम और आयतन अधिक होता है। बर्फ का घनत्व जो है वो कम होता है और आयतन कुछ होता है तो अधिक होता है। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल को पूरी तरह देखो कोल्ड ड्रिंक का जो बोतलिया होता है पूरी नहीं भरते हैं, काहे कि अगर वो बर्फ में जम गया तो बर्फ में जम जाएगा तो कुछ हो जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा और घनत्व कम जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ जाएगा तो बोतलिया के फाड़ देगा, तो यही चलते जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल को पूरी तरह नहीं भरते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो ठंडा के दिन में पानी की पाइप जो है फट जाती है क्योंकि अंदर का पानी बर्फ बन जाता है, फैल जाता है। तो देखो ठंडा के दिन में कुछ होता है, मान लीजिए ये पाइप है और इसके अंदर देखो कुछ पानी है। अब पनिया जो है ठंडा के दिन में बर्फ बनेगा तो कुछ हो जाएगा, उसका आयतन बढ़ेगा। अब आयतन बढ़ेगा तो पनिया को कुछ हो जाएगा, घनत्व घटेगा, आयतन बढ़ेगा तो पाइपा कुछ हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। अब देखो बर्फ जो है वो दाब अधिक होने के कारण नीचे से पिघलता है। बर्फ कहाँ से पिघलता है, तो नीचे से पिघलता है, काहे तो नीचे जो है दाब अधिक होता है उसी के कारण, ठीक है। और मछलियाँ जीवित रहती है। तो देखो ऊपर से
हिम वाला क्षेत्रफल में ऊपर से बर्फ जमल रहता है और नीचे देखो पानी रहता है, उसमें मछलियाँ जो है तैरते रहती है। काहे कि नीचे दबाव ज़्यादा होता है और वहीं से पानी जो है पिघलता है। ठीक है, अब देखो समुद्र में तैर रहे बर्फ का टुकड़ा का 1/10 भाग ऊपर होता है, यानी कि 10 में 1 भाग ऊपर होता है। ठीक है, और 9/10 भाग नीचे होता है, यानी कि 10 में 9 भाग कहाँ होता है, तो नीचे होता है। ठीक है, अब देखो अगर इसकी बात करें, लाश का घनत्व जो है वो पानी से कम होता है। लाश का घनत्व जो है पानी से कम होता है, यही कारण है कि लाश तैरता है ना। तो देखो जब शरीर मर जाता है तो मरने के बाद कुछ होता है कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, शरीर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उस शरीर को खाना शुरू करता है और अंदर अंदर मीथेन और बहुत सारा गैस वगैरह छोड़ता है, जिससे कुछ होता है शरीर फूल जाता है। शरीर फूलता है तो कुछ होता है घनत्व कम होता है, आयतन बढ़ जाता है। तो घनत्व कम होने के कारण कुछ होता है कि पानी से कम घनत्व हो जाता है किसका, लाश का। लाश जो है तैरने लगती है, लेकिन ये प्रक्रिया में कम से कम 2 दिन टाइम मर जाता है। ठीक है, वो फिल्म में होता है कि तुरंत तैरने लगता है। तो लाश का घनत्व कम होता है पानी से, यही कारण जो है लाश से तैरता है। ठीक है, अब देखो बर्फ पिघलने पर जल के स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर बर्फ पिघलेगा तो जल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। मान लीजिए कि पात्र में ऐसे करके बर्फ रखल है इतना, तो पिघलेगा तो स्तर, जल का स्तर नहीं ऊपर उठेगा नहीं नीचे आएगा, सेम टू सेम रह जाएगा। जल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बर्फ पिघलने पर। ठीक है, अब देखो घनत्व कोची मापल जाता है, तो हाइड्रोमीटर में। घनत्व कोची मापल जाता है, तो हाइड्रोमीटर में। घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और नमी और आर्द्रता तो हाइग्रोमीटर से। नमी या आर्द्रता किससे मापल जाता है, तो हाइग्रोमीटर से। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज़ें ना 3 तरीके से तैरती है, एगो पृष्ठ तनाव के कारण, एगो घनत्व के कारण, एगो आर्किमिडीज सिद्धांत के कारण। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कि मच्छर हो गया, कागज हो गया, रुई हो गया, है ना, बहुत ही कम वजन वाला, वो पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है ना। और घनत्व तो जिसका घनत्व रहेगा वो जो है तैरता है। ठीक है, और आर्किमिडीज सिद्धांत तो आगे जाके पढ़ना ही है। ठीक है, अब देखो पानी के तापमान को अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ले बढ़ाएंगे, तब देखो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह पढ़ना है। पानी के तापमान को कुछ करेंगे तो 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक ले हम लोग बढ़ाएंगे तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो घनत्व बराबर फार्मूला पढ़ेंगे थे, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि घनत्व आयतन एक दूसरे क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि घनत्व बढ़ाएंगे तो आयतन कुछ हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, अब देखो इसमें चीज़ें कुछ 0 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया, 10 डिग्री। तो देखो पानी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर कोची होता है कि मैक्सिमम घनत्व होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो होता है मैक्सिमम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन जो है मिनिमम होता है। जाहिर सी बात है कि अगर घनत्व मैक्सिमम है तो आयतन कोची होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, अब देखो हम कोची बोलें कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व है वो कोची होता है, तो अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। तो देखो 0 डिग्री से अगर 4 डिग्री पर हम आना है, यहाँ पर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कम होगा जब धीरे धीरे बढ़ेगा, तो धीरे धीरे घनत्व बढ़ेगा तभी यहाँ पर आके मैक्सिमम होगा। यानी कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर आवेंगे तो घनत्व कोची होगा, बढ़ेगा। यानी कि देखो डी कोची है, डी से मतलब डेंसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर तो मैक्सिमम है, अब मैक्सिमम से भी मैक्सिमम हो सकता है नहीं, तो यानी कि अब 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस पर आएंगे तो मैक्सिमम से अब कोची हो जाएगा, घटवे न करेगा चीज़ें। तो यानी कि 4 डिग्री से अब 10 डिग्री सी पर आएंगे तो घनत्व कोची हो जाएगा, तो घनत्व जो है घटेगा। यानी 4 डिग्री से 10 डिग्री सी पर आएंगे तो घनत्व जो है घटेगा। ठीक है, तो देखो अब आयतन कोची हो जाएगा तो इसका उल्टा होगा, यानी कि 0 डिग्री से 4 डिग्री पर आएंगे तो कोची हो जाएगा, आयतन जो है घटेगा। यहाँ पर जो है घनत्व घट रहा था तो आयतन कोची होगा, 4 डिग्री से 10 डिग्री सी पर आएंगे तो आयतन जो है बढ़ेगा। तो पूछ रहा था देखो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ा, अगर 0 डिग्री से 10 डिग्री पर जाते हैं तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, इसका आंसर हो गया। अब फिर बोल रहा है आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन पर देखो कोची प्रभाव पड़ रहा है, तो आयतन जो है इधर कोची हो रहा है, घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, तो आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है। अब देखो 4 डिग्री सेल्सियस से बर्फ जमना प्रारंभ होता है और 0 डिग्री पर पूरी तरह बर्फ बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक, आपेक्षिक घनत्व या फिर सापेक्षिक घनत्व। तो दोनों एक ही चीज होता है, आपेक्षिक घनत्व बोलो या फिर सापेक्षिक घनत्व बोलते हैं। तो देखो जब किसी घनत्व की तुलना जल के घनत्व से की जाती है तो उसी को आपेक्षिक या फिर सापेक्षिक घनत्व बोलते हैं। जब किसी वस्तु की तुलना जल के घनत्व के साथ की जाती है ना, तो उसी को आपेक्षिक घनत्व या फिर सापेक्षिक घनत्व बोलते हैं। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व अगर 1 से कम रहेगा तो वस्तु तैरेगी। आपेक्षिक घनत्व अगर 1 से कम रहेगा तो वस्तु क्या होगी, तैरेगी। आपेक्षिक घनत्व बराबर फार्मूला हो जाता है वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व बराबर फार्मूला कुछ हो जाता है वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व हो जाता है। और जल का घनत्व कितना होता है, तो 1000 है ना ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब देखो और दूसरा फार्मूला कुछ होता है, तो डूबा हुआ भाग बटे कुल भाग, डूबा हुआ भाग बटे कुल भाग बराबर सेम वस्तु का घनत्व बटे द्रव का घनत्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी घनत्व यहाँ भी घटक, तो इसका SI मात्रक कुछ हो जाएगा, दोनों तो कट जाएगा, यानी कि इसका SI मात्रक नहीं होता। तो SI मात्रक नहीं होता है तो बीमा भी नहीं होगा, यानी कि आपेक्षिक घनत्व असापेक्षिक घनत्व मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि है। ठीक है,
अब देखो कुछ बोले कि आपेक्षिक घनत्व और सापेक्षिक घनत्व जो है मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि है, तो कुछ अन्य मात्रक देख लेते हैं जो मात्रकहीन एवं बीमाहीन होता है। तो देखो आपेक्षिक असापेक्षिक आर्द्रता जो होता है वो भी मात्रकहीन और बीमाहीन है। आपेक्षिक असापेक्षिक आर्द्रता है वो भी मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि होता है। घर्षण गुणांक भी कुछ होता है तो मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। घर्षण गुणांक भी मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। आवर्धन भी कुछ होता है तो मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। आवर्धन भी कुछ होता है तो मात्रकहीन एवं बीमाहीन होता है। अब विकृति भी कुछ होता है, आगे जाके पढ़ना, ये भी मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। विकृति भी मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होता है। ठीक है, अब देखो केसिक तत्व और आर्किमिडीज सिद्धांत इसके बाद पढ़ना था, जो हम लोग एक वीडियो में रिकॉर्ड करके डाल चुके हैं। तो इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, है ना। तो देखो ये कुछ होता है, तो पृष्ठ तनाव कुछ है तो द्रव का वह गुण है। पृष्ठ तनाव कुछ है तो द्रव का गुण है। पृष्ठ तनाव किसमें, तो द्रव का गुण होता है ना, ठोस में नहीं पाया जाता है, द्रव का गुण है जिससे वह कम से कम आयतन घेरने का प्रयास करता है। पृष्ठ तनाव कुछ है तो द्रव का वह गुण है जिससे वह कम से कम आयतन घेरने का प्रयास करता है। यही कारण है कि जल की बूंदें जो होती है वो गोल होती है ना। काहे कि सबसे कम आयतन कब कोई चीज घेरता है, तो जब गोल होता है ना। त्रिभुज में आकार का रहता तो ज्यादा आयतन घेरता, शंकु के आकार का रहता तो ज्यादा आयतन घेरता है ना। तो गोल आकार के है काहे कि कम आयतन घेरता है ना। तो पृष्ठ तनाव को चाहिए तो द्रव का वह गुण है जिससे वह कम से कम आयतन घेरने का प्रयास करता है। पृष्ठ तनाव बराबर फार्मूला कुछ होता है तो बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर फार्मूला बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर फार्मूला बल बटे लंबाई। तो यह सही मात्रा कुछ हो जाएगा, बल का न्यूटन, लंबाई का मीटर, तो न्यूटन बटे मीटर, न्यूटन बटे मीटर यानी कि न्यूटन मीटर पर पावर -1 हो जाएगा। या फिर इसी को बोलते हैं जूल बटे मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर गलत नहीं लिखल है ना, ये बनाया गया है। ठीक है, तो इसका और कुछ हो जाता है पृष्ठ तनाव का तो जूल बटे मीटर स्क्वायर, जूल बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बीमा कुछ हो जाता है पृष्ठ तनाव का तो यम एल के पावर 0 और टी के पावर -2, यम एल के पावर 0 टी के पावर -2 किसका, पृष्ठ तनाव का बीमा हो जाता है। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं पृष्ठ तनाव का कुछ होता है। तो देखो बारिश का बूंद जो है गोलाकार होता है किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण। मच्छर का लार्वा यानी कि उसका अंडा पानी पर तैर पाता है किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण। अब देखो गर्म भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लगता है काहे, तो पृष्ठ तनाव के कारण। तो देखो गर्म पृष्ठ तनाव कम होता है, गर्म भोजन का जो पृष्ठ तनाव है वो कम होता है। अब पृष्ठ तनाव कम होता है यानी कि उसका कुछ हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम है यानी कि उसका आयतन कम है। पृष्ठ तनाव कम है यानी कि आयतन ज्यादा है, पृष्ठ तनाव कम है यानी कि आयतन ज्यादा है। तो आयतन ज्यादा है तो पूरे मुंह में अच्छा से फैलेगा, तो गर्म खाना जो है ज्यादा स्वादिष्ट लगता है काहे, तो पृष्ठ तनाव कम होता है। अब देखो साबुन का बुलबुला जो है वो बड़ा गोला बनाता है काहे कि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। अगर पृष्ठ तनाव ज्यादा रहता तो एकदम में सिकुड़ जाता, छोटा रहता, लेकिन साबुन का बुलबुला जो है बड़ा गोला बनाता है काहे, तो कम पृष्ठ तनाव के कारण। अब देखो पानी प्लस डिटर्जेंट यानी कि पानी में जब डिटर्जेंट बनाते हैं तो कुछ होता है पूरा, देखो उसमें बल्टिया में भर जाता है तो कुछ तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, तभी तो पूरा फैल जाता है। देखो सेविंग ब्रश जब जल से निकाल लेते हैं तो वह आपस में चिपक जाता है तो कोची के कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, अब देखो समुद्र की लहर शांत करने के लिए उसमें तेल मिलाया जाता है ताकि पृष्ठ तनाव कम हो जाए। अब पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा यानी कि कुछ हो जाएगा, पतला हो जाएगा तो छिरिया जाएगा, है ना, तो लहर शांत हो जाएगा। तो समुद्र की लहर शांत करने के लिए उसमें तेल मिलाया जाता है जिससे कुछ हो सके तो पृष्ठ तनाव कम हो जाए, है ना। अब अगला देखते हैं सहसंजक बल कोची होता है और असंजक बल कोची होता है। तो सहसंजक बल कोची होता है तो समान अणु के बीच लगने वाला बल सहसंजक बल होता है, यानी कि सेम में जो बल लगेगा तो कुछ हो जाएगा सहसंजक बल। तो समान अणु के बीच लगने वाला बल सहसंजक बल और असमान अणु के बीच लगने वाला बल असंजक बल, माने कि अलग अलग अणु के बीच जो बल लगेगा वो असंजक बल हो जाएगा। अब देखो सहसंजक में कुछ हो जाएगा, वस्तु में चिपकता नहीं है और भींगता नहीं, तो जब चिपकेगा नहीं भीगेगा नहीं तो कुछ हो जाएगा सहसंजक बल हो जाएगा। और जब वस्तु में चिपक जाएगा और भींगा देगा तो असंजक बल हो जाएगा, है ना। जैसे टीका लगाते हैं तो चिपक जाता है कि नहीं, तो चिपक गया तो कुछ हो जाएगा असंजक बल हो जाएगा। ठीक है, काजल देखो लगाते हैं तो चिपकता है कि नहीं, है ना, तो काजल जितने बढ़िया काजल रहेगा उतने बढ़िया से चिपकेगा, तो कौची असंजक बल के कारण, जितना असंजक बल ज्यादा रहेगा उतने बढ़िया से चिपकेगा। लिपस्टिक कोची हो जाए चिपकता है तो असंजक बल के कारण, मेकअप चिपकता है असंजक बल के कारण, बोर्ड पर पानी जो है चिपक जाता है असंजक बल के कारण, भिगा देता है ना, दीवार पर पानी चिपक जाता है यानी कि भिगा देता है असंजक बल के कारण, कपड़ा पर पानी जो भिगा देता है असंजक बल के कारण, दाग कोची पर लगता है असंजक बल के कारण। ठीक है, अब देखो ससंजक बल का एग्जाम्पल कोची होता है तो देखो पारा कांच की दीवार को नहीं भिगाता है, पारा कांच की दीवार को नहीं भिगाता है, जब जखनिया नहीं भिगा रहा है तो कुछ हो गया ससंजक हो गया, है ना। और शरीर पर अगर तेल लगा लेगा तो देखो पानी डालेगा तो नहीं भिगाएगा, सर से निकल जाएगा तो कुछ हो गया ससंजक बल हो गया। ठीक है, आगे देखो अब हो गया श्यानता, जिसको इंग्लिश में विस्कोसिटी बोलते हैं। श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, प्रत्यास्थता को इलास्टिसिटी बोलते हैं और श्यानता के विस्कोसिटी बोलते हैं, श्यानता को विस्कोसिटी बोलते हैं। तो श्यानता का अर्थ कुछ होता है गाढ़ापन, श्यानता का अर्थ कुछ होता है गाढ़ापन, श्यानता का अर्थ गाढ़ापन होता है ना। और श्यानता कुछ है तो द्रव एवं गैस का गुण है ना, ये ठोस में नहीं होता। तो श्यानता कुछ है तो द्रव एवं गैस का गुण है, श्यानता किस में रहेगा तो द्रव एवं गैस में। और श्यानता का एसआई मात्रा कुछ होता है ना, तो पॉइज, श्यानता का एसआई मात्रा पॉइज, श्यानता का एसआई मात्रा कुछ होता है पॉइज होता है।
है, ठीक है। श्वानता का अर्थ कुछ होता है गाढ़ापन, अश्वानता का गुण कुछ होता है तो द्रव एवं गैस का गुण है, ठीक है। तो देखो श्यानता के कारण ही द्रव जो है वो ज़्यादा दूर तक ले नहीं जाता है ना, आपस में अणुओं को पकड़ कर रखना चाहता है। तो देखो द्रव और गैस का जो अणु होता है वो दूर भागना चाहता है, लेकिन श्यानता कुछ करता है उसको पकड़ के रखता है ना। तो द्रव और गैस का जो अणु है द्रव का वो कुछ होता है सटा हुआ रहता है, इसका कारण कुछ है तो श्यानता है, ठीक है। घनत्व देखो श्यानता जो है घनत्व के समानुपाती होता है, श्यानता जो है घनत्व के समानुपाती होता है, यानी कि जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसका श्यानता ज़्यादा होगा। घनत्व का मतलब कुछ गाढ़ापन, तो जिसका गाढ़ापन ज़्यादा है उसका श्यानता जानता है, श्यानता का मतलब ही तो गढ़ेपन होता है, ठीक है। अच्छा, जिसका अनुभार ज़्यादा होगा उसका भी श्यानता ज़्यादा होगा, यानी कि अनुभार के भी समानुपाती होता है कुछ श्यानता, अनुभार के भी समानुपाती कुछ होता है श्यानता होता है, ठीक है। अब देखो पानी का जो श्यानता है कम होता है दूध से, काहे कि देखो पनिया ज़्यादा पतला है दूधा से, यानी कि दूधवा जो है ज़्यादा गाढ़ा है, तो ज़्यादा गाढ़ा है दूधवा पानी से तो इसका श्यानता ज़्यादा हुआ। फिर देखो दूध और शहद में ज़्यादा गाढ़ा कौन, तो शहद, तो ज़्यादा श्यानता किसका हुआ, शहद का हुआ, ठीक है। अब देखो ठोस, काच, शहद, दूध, ठंडा पानी, गर्म गैस यानी कि हवा और ठंडा गैस यानी कि हवा लिए, तो इसमें देखो कुछ हो जाएगा। तो ठोस में तो श्यानता होवे नहीं करता है ना, तो ये तो काट दिए। फिर काच को अति शीतल द्रव भी बोलते हैं, काहे कि काच भी हल्का द्रव का गुण होता है, काच में भी हल्का द्रव का गुण होता है, तो काच को अति शीतल द्रव कहते हैं, है ना। तो देखो जो कॉलम लिखे हैं इसमें कुछ होगा, जैसे जैसे नीचे आवेंगे तो श्यानता कुछ हो जाएगा, घटेगा, यानी कि काच के श्यानता ज़्यादा होगा, काच में पकड़ने का गुण ज़्यादा है। उसके बाद शहद ज़्यादा गाढ़ा है तो शहद का श्यानता ज़्यादा, उससे कम गाढ़ा है दूध तो उससे कम श्यानता होगा दूध का। और उसके बाद ठंडा पानी का श्यानता और कम होता है, ठंडा पानी का श्यानता और कम होता है। और देखो गर्म पानी का श्यानता उससे भी कम, ठंडा पानी से भी कम श्यानता किसका, गर्म पानी का। फिर गर्म गैस, तो गर्म गैस का भी श्यानता कुछ ही हो जाएगा तो कम होगा, और गर्म गैस से भी कम श्यानता किसका होगा, तो ठंडा गैस के, है ना। इस प्रकार से चीज़ हो जाती है। अब देखो श्यानता को कोची में नापते हैं तो भिस्कोमीटर में नापते हैं, श्यानता को कोची में नापते हैं तो भिस्कोमीटर से नापते हैं, ठीक है। अब देखो द्रव गर्म करने पर द्रव के अणु जो हैं वो गर्म करने पर दूर दूर जाते हैं, द्रव का जो अणु है वो गर्म करने पर दूर दूर जाता है। तो बताओ दूर दूर जाएगा इसका मतलब कि कम गाढ़ा होगा, कम गाढ़ा होगा इसका मतलब कुछ ही श्यानता घटती है। तो द्रव का अणु जो है गर्म करने पर दूर दूर जाता है, जिससे श्यानता कुछ ये घटती है। लेकिन गैस का ताप बढ़ाने से अणु समीप आते हैं, समीप आते हैं मतलब गाढ़ापन बढ़ेगा, तो गैस का अणु जो है ताप बढ़ाने पर समीप आते हैं, इसका मतलब कुछ श्यानता बढ़ती है, ठीक है। अब देखो कम घनत्व और कम श्यानता के कारण ही बादल कुछ होता है, तैरता है। तो कम घनत्व और कम श्यानता के कारण ही बादल जो है तैरता है, कम घनत्व और कम श्यानता के कारण ही बादल तैरता है। आगे देखते हैं। अब आगे देखो बर्नौली प्रमेय, तो बर्नौली को चाहिए तो वैज्ञानिक नाम है। तो बर्नौली प्रमेय तो पहला बात को चाहिए कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, उसमें ना ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अच्छा, बर्नौली प्रमेय को चाहिए कहता है कि वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा, वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा, वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और वेग घटेगा तो दाब बढ़ेगा, यही कहता है बर्नौली। यानी कि संबंध को चाहिए तो वेग का दाब से उल्टा संबंध है, यानी कि वेग जो है व्युत्क्रमानुपाती है दाब का, वेग जो है व्युत्क्रमानुपाती है दाब का, है ना। कैसे, वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा। तो देखो इसका एग्जाम्पल कुछ हो गया, आंधी तूफान में झोपड़ी का छत उड़ जाता है ना। अभी देखो कुछ हो गया, ई हो गया झोपड़ी, ई हो गया घर, है ना। अब देखो कुछ हो जाएगा कि यहाँ से देखो गेट लगा हुआ है, आंधी तूफान आएगा तो कुछ हो जाएगा अंदर का तो जैसे जो दाब था वो वही है, लेकिन बाहर का दाब कुछ हो जाएगा तो हवा आया कस के, यानी कि वेग बढ़ा, वेग बढ़ने के कारण कुछ हो गया, वेग बढ़ने के कारण कुछ होता है तो देखो दाब घटता है, तो ऊपर वाला दाब घट गया लेकिन नीचे का दाब तो वही है, तो ये दाब घटा यानी कि नीचे वाला बरियार हो गया तो इसको टेल देगा, जिससे इसका छप्पर कुछ हो जाएगा, उड़ जाएगा, है ना। तो आंधी तूफान में झोपड़ी उड़ जाता है, कौन सा सिद्धांत, तो बर्नौली सिद्धांत। अब देखो ट्रेन किसी व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेता है, तो मान लिया जाए ये देखो ट्रेन है, इस स्पीड में जा रहा है तो इसका वेग ज़्यादा है, तो वेग ज़्यादा है तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, वेग ज़्यादा है यानी कि दाब कम। यहाँ पर कोई व्यक्ति देखो खड़ा है तो इधर वाला दाब तो ज़्यादा है और उधर वाला दाब कम हो गया, तो इधर वाला दाब बरियार पर जाएगा, उसको ढकेल देगा, यानी कि ट्रेन किसी व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये कौन सा सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत मतलब वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा। वायुयान का उड़ना भी देखो, वायुयान का जो पत्ती होता है वो देखो ऐसे होता है, ठीक है। आइए देखो हवा जा रहा है, इधर भी हवा जा रहा है, नीचे देखो ऐसे स्ट्रेट होता है, इधर ऐसे घुमावदार होता है। अब देखो हवा को चाहिए, इधर जो है ज़्यादा दूर है, इधर कम दूर है, लेकिन हवा जो है यहाँ पर जो है उस सेम टाइम में पहुँचती है, ठीक है। यहाँ पर कम दूरी है, यहाँ पर ज़्यादा दूर है, लेकिन हवा सेम टाइम में पहुँचती है। इसका मतलब कुछ हुआ कि यहाँ पर जो वेग है ज़्यादा है और यहाँ पर वेग कम है, तो यहाँ पर वेग कम है तो वेग कम है, इसका मतलब कुछ ही है कि प्रेशर ज़्यादा है, और यहाँ पर वेग जो है वो ज़्यादा है, यानी कि प्रेशर को चाहिए लो है, तो नीचे वाला प्रेशर बरियार हो गया तो उसको कुछ वो ढकेल देगा, जिससे वायुयान ऊपर उड़ जाएगा, है। तो वायुयान का उड़ना भी कुछ हो गया बर्नौली का प्रमेय। स्प्रे मशीन, सेंट, फॉग ये सब महकना भी कुछ हो गया तो बर्नौली का प्रमेय। गेंद का स्विंग करना भी कुछ हो गया बर्नौली प्रमेय, गेंद का स्विंग करना भी बर्नौली प्रमेय हो गया। गहरा जल शांत होता है किसके कारण, तो बर्नौली प्रमेय हो गया। गहरा जल शांत होता है इसका कारण भी कुछ हो गया तो बर्नौली प्रमेय हो गया। बताओ ये देखो गहरा जल है, ये गहरा जल है, इसमें देखो गहरा जल नहीं है, तो इसमें गहरा जल है, इसका
मतलब कुछ है कि दाब ज़्यादा है, गहरा जल का दाब ज़्यादा होता है। अब देखो दाब ज़्यादा है इसका मतलब कुछ है कि वेग कम है। अब वेग कम है तो वो स्पीड में जाएगा नहीं, तो लहर देगा नहीं, तो गहरा जल शांत होता है, गहरा जल शांत होता है बर्नौली प्रमेय के कारण। ठीक है, अब देखो वेंचुरी मीटर किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर। वेंचुरी मीटर जो है बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। कनित्र भी बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, कनित्र बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। फिल्टर पंप बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, फिल्टर पंप भी बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। अब देखते हैं प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी। तो एक होता है विरूपक बल। विरूपक बल किसको कहते हैं, तो वैसा बल जो रूप को बिगाड़ दे, वैसा बल जो रूप को बिगाड़ दे उसे विरूपक बल कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक होता है सुघट्यपन या फिर सुघट्य बोलते हैं, सुघट्यपन या फिर सुघट्य, जिसको इंग्लिश में प्लास्टिसिटी बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। तो देखो विरूपक बल लगाएं। जब विरूपक बल को हटा लेंगे है ना, तो यह पूर्वावस्था में नहीं लौटेगी, यानी कि जैसन है उसने रह जीते, तो उसको कुछ बोलेंगे सुघट्यपन बोलते हैं। जैसा है वैसा ही स्थिति में रह जाए, वापस अपना पूर्वावस्था में नहीं लौटे, तो कुछ हो जाएगा सुघट्यपन हो जाएगा, है ना। विरूपक बल कुछ होगा जो रूप को बिगाड़ दे, वैसा बल जो रूप को बिगाड़ दे हो गया विरूपक बल, है ना। अब देखो सबसे अधिक सुघट्य कौन होता है, सुघट्य कौन होता है सबसे अधिक, तो मोम एवं गीली मिट्टी। सबसे अधिक सुघट्य कौन होता है, तो मोम और गीली मिट्टी, इसका एग्जाम्पल हो गया। और अन्य एग्जाम्पल को चाहिए तो प्लास्टिक, बेकोलाइट, टेफ्लॉन, ये सब को चाहिए कि सबको तीर के छोड़ देगा ना, तो ज्यों के त्यों रह जाएगा, अपना पूर्वावस्था में नहीं आएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, सुघट्यपन बोलते हैं। अब प्रत्यास्था को चाहिए होता है इलास्टिसिटी, तो जब वापस लौट आ जाए, यानी कि बल लगाने के बाद जो है उसको छोड़ दें तो वापस अपना पूर्वावस्था में लौट आ जाए, तो कुछ हो जाएगा, प्रत्यास्था हो जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा प्रत्यास्था किसका होता है, तो क्वार्टर कांच का, है ना। लेकिन क्वार्टर कांच नहीं रहता है तो स्टील मारते हैं, है ना। उसके बाद स्टील, उसके बाद हाथी का दांत, तो इस समय कुछ ये प्रत्यास्था होता है। ठीक है, अब देखो जो प्रत्यास्था की सीमा पार कर दे उसको कुछ ही कहते हैं, तो सुघट्य पे कहते हैं। कैसे कि जो प्रत्यास्था का सीमा पार कर दे, इसका मतलब कुछ कि वो वापस नहीं लौटेगा, तो कुछ होता है सुघट्य पे हो जाता है। आगे देखते हैं। अब देखो विकृति के मतलब स्ट्रेन, विकृति को चाहिए होता है, तब विकृति बराबर फार्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, है ना। यानी कि लंबाई में परिवर्तन मूल लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, तो विकृति कहते हैं। तो विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। जैसे ही रबड़ है, रबड़ मान लिया जाए पहले इतना लंबा था, ठीक है, इतना लंबाई बढ़ गया, तो देखो मूल लंबाई हो गया यल, अब परिवर्तित लंबाई को चाहिए हो गया तो डेल्टा यल हो गया, है ना। तब फार्मूला को चाहिए हो गया लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, यानी कि डेल्टा यल बटे लंबाई, विकृति का फार्मूला हो गया। अब देखो कुछ है तो ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि, विकृति को चाहिए होता है तो मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि रहता है ना। कहा कि लंबाई तो है, लंबाई तो है, तो दोनों जगह कट जीते, तो कुछ हो गया मात्रकहीन और बीमाहीन राशि हो गया। अब देखो विकृति तीन प्रकार का होता है, एगो लंबाई में परिवर्तन, एगो आयतन में परिवर्तन, एगो रूप में परिवर्तन। तो जब लंबाई में परिवर्तन होगा तो उसको अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं, लंबाई में परिवर्तन होगा तो उसे अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं, है ना। आयतन में परिवर्तन होगा तो उसको आयतन विकृति कहते हैं, आयतन में परिवर्तन होगा तो उसको आयतन विकृति कहते हैं, रूप में परिवर्तन होगा तो उसे अपर रूपन विकृति कहते हैं। ठीक है, आइए भी ये सब भी देखो कुछ, तो विकृति ये है, आई सब भी विकृति है, तो कुछ हो गया, ये सभी मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि हो गया, है ना। तो अनुदैर्घ्य विकृति चाहे कोई भी प्रकार के विकृति रहे तो मात्रकहीन और बीमाहीन विकृति हो गया। अब पढ़ते हैं हुक का नियम। तो हुक का नियम का मतलब कुछ, हुक है वैज्ञानिक, ठीक है। तो देखो हुक का नियम कुछ कहता है कि प्रतिबल जो है वो विकृति का समानुपाती होता है, प्रतिबल जो है विकृति का समानुपाती होता है, यानी कि प्रतिबल समानुपाती विकृति हो जाएगा। तो देखो जब समानुपाती होतेगा तो कंस्टेंट आवेगा, कुछ ही आवेगा, तो ई आवेगा, यानी प्रतिबल बराबर ई विकृति। अब ई यहाँ पर कुछ है तो ई है प्रत्यास्थ गुणांक, ई कुछ है तो प्रत्यास्थ गुणांक है, यानी ई बराबर, यानी कि प्रत्यास्थ गुणांक बराबर फार्मूला कुछ हो जाएगा तो प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। तो इसका ऐसा ही मात्रा कुछ होगा, तो विकृति का तो कुछ होता नहीं है, तो खाली प्रतिबल। अब प्रतिबल का तो पढ़वे किए थे, है ना, दाब के जैसा प्रतिबल का मतलब कुछ था, अंदर का दाब था, है ना। तो इसका कुछ हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर के पावर -2, है ना। अब देखो कुछ हो जाएगा तो दाब का और किसका, प्रत्यास्थ गुणांक का, ई दाब का, खाली दाबे न हली आई प्रत्यास्थ गुणांक, तो दाब का प्रत्यास्थ गुणांक का। अब देखो प्रत्यास्थ गुणांक, इससे पहले देख लो कि प्रत्यास्थ गुणांक जो है तीन प्रकार का होता है, एगो यंग प्रत्यास्थ गुणांक होता है, एगो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक होता है, एगो दृढ़ता प्रत्यास्थ गुणांक होता है। आई तीनों का जो यस आई मात्रक कुछ होता है तो सेम होता है, काहे कि देखो सब में प्रत्यास्थ गुणांक है तो सबका ऐसे मात्रक सेम होगा। तो दाब का, प्रत्यास्थ गुणांक का, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का, दृढ़ता प्रत्यास्थ गुणांक का, सबका ऐसे मात्रक कुछ होता है, सेम होता है। कुछ तो न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था पदार्थ के समान गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये खत्म हो गया।